नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेकिंग ऑफ ROH बॉन्ड ही था। अगला टॉपिक है सेकंड इज एस्टरिफिकेशन, यानी कि एस्टर्स की फॉर्मेशन। एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर्स की फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। कैसे बनते हैं एस्टर्स? यूज कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर आप जानते हैं, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCO और यहाँ पे OR। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर। ठीक है फाइन। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हैं RCOOH और इसको अल्कोहल से ट्रीट करते हैं R-OH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो यहाँ से OH और यहाँ से H और OH मिलकर क्या रिलीज कर देगा बेटा? वाटर। क्या बचा? ये RCO। सो दिस इज यहाँ पे क्या मिलेगा? RCO और यहाँ पे RCO के बाद आगे क्या आ जाएगा? OR-। दिस इज हाउ एस्टर इज फॉर्म। कीप इट इन माइंड, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि यहाँ से H चला जाए और यहाँ से OH चला जाए। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना। तो हमेशा याद रखना OH यहाँ से H यहाँ से। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है उसको मैकेनिज्म से करते हैं। सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है फाइन। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, ठीक है फाइन। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, टॉपिक सिलेबस में। और थोड़ा सा बताना जरूरी है। दिस इज RCOOH। जब H पॉजिटिव का अटैक होता है, H पॉजिटिव यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव की तरफ अटैक करते हैं, it leads to the formation of OH, positive charge over here, RCOOH। ऑक्सीजन का लोन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन। अगले स्टेप में बेटा जी अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करता है। अल्कोहल का मॉलिक्यूल जब इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा। सो व्हाट डू वी गेट? यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH RCOH। इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन ROH का ऑक्सीजन यहाँ पे। ये सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें इतनी इंपॉर्टेंस टेंशन नहीं। समझ आ गया बेटा? ठीक है फाइन। ये मिल गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा? यहाँ का जो OH का बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट किया और ये OH के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ से H और यहाँ से OH मिलके क्या रिलीज कर देंगे? H2। और यहाँ से जो H अपने H पॉजिटिव की फॉर्म में जाके ये इसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। बचा क्या? RC। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? डबल बॉन्ड O। ये तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया H और OH, यहाँ पे क्या बचा? OR। RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR यहाँ पे आ गया। इज दैट क्लियर? तो क्या हुआ? यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो H और OH मिलके क्या रिलीज कर रहे हैं? H2। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसने क्या बना दिया? H पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये जो OR है, ये जो OR है वो यहाँ पे शो किया है और ये जो RCO है ये यहाँ पे शो किया है। इज दैट क्लियर? तो समझ आ गई? अब ध्यान दो इसमें, अगर हम OH की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, तो देखो OH कहाँ से जा रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या जा रहा है? OH। इज दैट क्लियर? और फाइन। अल्कोहल, अल्कोहल की बात करते हैं, ये अल्कोहल का हाइड्रोजन, ये अल्कोहल का हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लीव कर रहा है, यहाँ से H और OH मिलके वाटर रिलीज कर रहे हैं ना, तो अल्कोहल से क्या जा रहा है बेटा? H। एसिड से क्या जा रहा है? OH। समझ आ गई बात सबको? ठीक है फाइन। इस रिएक्शन में कहीं पे भी कार्बोकेटाइन नहीं मिला। नोवेयर कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। अगर आप इस पूरे रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में हमें कार्बोकेटाइन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। नो कार्बोकेटाइन। इस रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं है। देयर इज नो कार्बोकेटाइन इन दिस रिएक्शन। इसका मतलब इसमें स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटाइन का कोई रोल नहीं है। इज दैट क्लियर? स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटाइन का कोई रोल नहीं है। इसमें रोल किसका है? इसमें रोल है स्टीरिक हिंड्रेंस का। जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। स्टीरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। ठीक है फाइन। ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है। क्या चीज डिक्रीज कर रही है? स्टीरिक हिंड्रेंस। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? जैसे
अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं ROH, तो उस केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। हाँ जी। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, RCOH की बात करते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HCOH, उसके बाद होगा CH3COH, उसके बाद होगा CH3CH2COH। तो जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ रही है, रिएक्टिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज। तो रिएक्टिविटी के लिए एस्टर्स में रिएक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी, क्योंकि हिंड्रेंस कम है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव HCOH, क्योंकि विस्टेटिक हिंड्रेंस कम है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? ठीक है, फाइन। सो नाउ एस्टर्स, एस्टेरिफिकेशन, दिस इज कंप्लीट अबाउट एस्टेरिफिकेशन। नाउ आता है इसके बाद जो हमारे पास अल्कोहल्स हैं, उसमें टाइप 2 रिएक्शन। टाइप 2 रिएक्शन जो है, इट्स ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने ROH बॉन्ड को ब्रेक किया है, और ये हमने कहाँ किया है? हेलो एल्केन्स प्रेपरेशन। तो आपने इसको पढ़ लेना है, हेलो एल्केन्स प्रेपरेशन। इज दैट क्लियर? तो समझ आ गई बात? कल डेली क्विज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा। हेलो एल्केन में करवाया, इट्स डन, ठीक है फाइन। अब आता है टाइप 3, मैं सीधे पहुंच रहा हूँ टाइप 3 रिएक्शन में। इसमें क्या होगा? टाइप 3 रिएक्शन में हमारे पास जो सबसे पहला रिएक्शन है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, एंड दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि ये इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये फर्दर आगे चैप्टर में भी काम करेगा, और बहुत ही ज्यादा काम की चीज है जो अभी मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन में अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज RCH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। सबसे पहले जब ये ऑक्सीडाइज होगी, इट विल गिव राइज टू एल्डिहाइड। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है फाइन। और एल्डिहाइड जब फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो फाइन, समझ आ गई बात। अगर हम इसकी बजाय सेकेंडरी अल्कोहल यूज करें, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी, तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होके पहले ये बनाएगा कीटोन, और कीटोन फिर ऑक्सीडाइज होगा और वो बना देगा RCOOH। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन के लिए एक रूल फॉलो होगा, जिसको बोलेंगे हम पॉपअप्स रूल। उस पॉपअप्स रूल से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कीटोन ऑक्सीडाइज कैसे होगा। इज दैट क्लियर? तो फाइन, वो मैं बताऊंगा आगे पॉपअप्स रूल है क्या। फिलहाल ऑक्सीडेशन में ये वाला जो पार्ट है, इट यूजेस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में यूज होते हैं, जैसे एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या और इट कैन बी PCC, और इट कैन बी और थर्ड इट इज PDC, कुछ भी यूज हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। अगर हम बात करते हैं PCC, इट इज कॉल्ड पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और अगर हम PDC की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है फाइन, ये नाम है इसका, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। नाम याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन पिरिडीन, चाहे PCC, चाहे PDC, अल्कोहल प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बना देगा, सेकेंडरी है तो कीटोन। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? बस ये रिएजेंट याद करो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। अगर यहाँ पे यूज करते हैं हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार याद कर लिए, आपको फ्यूचर में जब जहां यूज होगा आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या इट इज सेकंड, इट इज K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या इट कैन बी HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड। इनमें से कुछ भी यूज हो, इनमें से कुछ भी यूज हो, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है फाइन। अब कीप इट इन माइंड, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, कुछ भी यूज करो, पहले प्राइमरी अल्कोहल बनाएगी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने के बाद एसिड बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। पहले प्राइमरी अल्कोहल से कीटोन, कीटोन से प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन, कीटोन से क्या मिलेगा? एसिड।
बेटा समझ आ गई बात सबको, ठीक है फाइन, इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन। सो इन दिस केस हमारे पास ये सारे रिएजेंट याद है, आप अपने आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, लेकिन इसमें हमने टर्शियल अल्कोहल नहीं लिखा। अब टर्शियल अल्कोहल की बात करते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे टर्शियल अल्कोहल यहाँ पे लिखूंगा नहीं मैं, यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि टर्शियल अल्कोहल कभी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। टर्शियल अल्कोहल के लिए जब भी ऑक्सीडेशन करनी है तो हमें पॉपर्स रूल यूज करेंगे और एसिड मिलेगा सेम, ठीक है, क्लियर है सभी को, इसमें भी सेम पॉपर्स रूल यूज होगा। प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करते हैं, टर्शियल अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। एल्डिहाइड कीटोन और टर्शियल अल्कोहल पॉपर्स रूल से हमें पास क्या बना देंगे, एसिड। लेकिन एसिड के लिए रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं, पॉपर्स रूल। पॉपर्स रूल क्या है वो मैं इसके बाद बता रहा हूं, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ, सब समझ आ गया, बनाऊंगा बताऊंगा सब, इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन, समझ आ गई बात सबको, ठीक है फाइन। चलो अब हम बात करते हैं पॉपर्स रूल की, ये है क्या चीज। तो इसको समझने के लिए पॉपर्स रूल को, ये बुक में नहीं लिखा होगा पॉपर्स रूल, ये आपको यूज हुआ होगा, नाम नहीं लिखा होगा, तो मैं नाम बता रहा हूं एग्जैक्ट इसका, ठीक है फाइन। होता क्या है इस केस में, जैसे ये होगा कीटोन के लिए, जैसे कीटोन है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का मतलब है कि इस केस में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा इस केस में। इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो ये दोनों में से या तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा या तो ये CO के साथ वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, दोनों में से एक करेगा। लेकिन पॉपर्स रूल बोलता है कि CO जब भी जाएगा लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाले के साथ जाएगा, यानी कि यहां से बॉन्ड टूटेगा ताकि CO लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाले मॉलिक्यूल से चला जाए, साथ में चला जाए। तो इस केस में जो बॉन्ड टूट रहा है ये वाला, इसमें CO इज गोइंग विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम ओवर हियर, तो ये 2 कार्बन का एसिड बनाएगा जिसको हम बोलेंगे CH3COOH, और ये बॉन्ड टूट गया तो ये बच गया, इसमें भी 2 कार्बन है और ये 2 कार्बन का ये भी एसिड बनाएगा, दैट इज अगेन CH3COH। तो दो मॉलिक्यूल CH3COH के मिल जाएंगे अगर ये ब्रेक करता है। अगर ये इसकी बजाय ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करता, अगर इसकी बजाय ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक करता तो 3 कार्बन का एसिड मिलता, पर यहां पे 3 कार्बन का एसिड नहीं मिल रहा है, क्योंकि पॉपर्स रूल बोलता है कि जब भी CO जाएगा ऑक्सीडेशन के दौरान कहां जाएगा, ऑब्वियसली विद द लेसर नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन। रूल है, वी हैव टू फॉलो दिस, क्लियर है सभी को। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ऐसे, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O लाइक दिस। अब इस मॉलिक्यूल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे सेम स्ट्रॉन्ग कोई भी यूज कर लो, तो CO कहां पे ब्रेक करेगा, A बॉन्ड ब्रेक करेगा या B, A ब्रेक करेगा या B, हाँ A नहीं B, क्यों, जब ये ब्रेक करेगा तभी तो CO इसके साथ जाएगा, समझ आ गई बात। जब ये ब्रेक करेगा CO यहां से ब्रेक करेगा तो CO तभी तो लेस नंबर वाले के साथ जाएगा, इज दैट क्लियर ऑल। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन और टोटल तीसरा ये 1 2 3 3 कार्बन, तो इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन का एसिड। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन का एसिड, यानी कि CH3 CH2 CH2 COOH। डिफरेंट प्रोडक्ट, ऐसा मत सोचना कि सेम प्रोडक्ट ही मिलता है, इट कैन बी अ डिफरेंट। इज दैट क्लियर, तो समझ आ गया सब। सेट से फूल अलग है, ये अलग है, उलट पुलट है ही नहीं, कुछ भी नहीं, वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, समझ आ गई, नहीं समझ आया, ठीक है। आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, वो डिफरेंट है ये डिफरेंट है, इसमें एसिड मिल रहा है उसमें डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो रही है, उसमें एल्कीन मिल रही है, कैसे कंपेयर करें। प्रोडक्ट सेम हो, रिएक्टेंट सेम हो तो कंपेयर करें कि हाँ भी रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंट हो रहा है, रिएक्टेंट भी डिफरेंट है, प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, सारी चीजें डिफरेंट है, तो 2 चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है फाइन, समझ आ गई। कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ तो सेम चीज होनी चाहिए ना, आगे समझ, ठीक है फाइन। चलो, सो इन दिस केस पॉपर्स रूल इज दिस, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं इसी को अप्लाई करूंगा टर्शियल अल्कोहल में। टर्शियल अल्कोहल की बात करते हैं, CH3 CH3 CH2H और OH, ये मैंने लिखा ऐसे कि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज ये CH3 लिखना था।
टर्शियरी अल्कोहल में एसिड यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एसिड यूज कर रहे हैं। एसिड डिहाइड्रेशन करता है, +1 में पढ़ा है, नहीं तो हमने कल करना भी है डिहाइड्रेशन प्रोसेस सारा डिटेल में विद मैकेनिज्म। तो ये OH और H को रिमूव करके वाटर बना देता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया, पहले डिहाइड्रेशन से वाटर बना दिया। अब ये ओजोनोलिसिस पढ़ा था आपने +1 में, उसी तरह होगा। नहीं पढ़ा मैं अभी बता देता हूँ, वैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन में करना भी है। CH3 जहां से C डबल बॉन्ड C ब्रेक कर रहा है, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि दिस इज 1 डबल बॉन्ड O, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इसका डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया CH2, यानी कि ये यहाँ पे लिख दिया और ये यहाँ पे लिख दिया, और बीच का डबल बॉन्ड खत्म हो गया, एक डबल बॉन्ड O इस तरफ, एक डबल बॉन्ड O इस तरफ, ये दो मिल। ये क्लियर है सर? ये हमने +1 में नहीं किया, फिर भी समझाया मैंने। Is that clear? फिर समझा दिया कि आपको नहीं पता तो पता चले। बस कुछ नहीं किया, ये C डबल बॉन्ड कट गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड कर दिया, ये जो C डबल बॉन्ड था ये भी C डबल बॉन्ड, दोनों को, बस और कुछ नहीं किया, सिंपल सा काम। Is that clear? आगे पॉपअप स्टूल लगा दो, ये CO दोनों तरफ सेम कार्बन है, कोई एक ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड मिल जाएगा, दैट इज CH3 COOH, और ये एक कार्बन का एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल होता है, ये CO2 और वाटर बना देगा, ये भी ऑक्सीडाइज होकर CO2 और वाटर बना देगा, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग CH3CH। ये सब कुछ बुक में नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, सीधे टर्शियरी अल्कोहल के प्रोडक्ट। ठीक है, आप सोचते रहो। ठीक है, फाइन, सारा मेथड बताया, सारा कुछ समझाया ताकि आप गलती ना करो इसमें। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सबको? ठीक है, so this is how this oxidation that process works, oxidative degradation also। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ऑक्सीडेशन के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन की रिमूवल, ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो। तो उसको देख लेते हैं हम कैसे। जैसे ये हमारे पास एल्कोहल है CH3 प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल, और हम फिर सेकेंडरी अल्कोहल कर रहे हैं CH3 दिस इज OH H, और एक टर्शियरी अल्कोहल विच इज CH3 CH3। टर्शियरी अल्कोहल को फिर मैं वैसे ही लिख रहा हूं जैसे पहले लिखा था OH, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। इसको अगर हम कॉपर एट 523 केल्विन हीट करते हैं, टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, कॉपर यूज करते हैं कैटलिस्ट जो कि हाइड्रोजन की रिमूवल करेगा। होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या मिल जाएगा CH3 CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये H चला गया, बीच में डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, सेम हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ पे -H2 लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसकी बजाय क्या मिल जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिल रहा है? समझ आ गई बात? जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल कॉपर एटम से रिएक्ट तो करती है, लेकिन इस केस में प्रोडक्ट डिफरेंट है। क्या प्रोडक्ट है? H और OH मिलके क्या रिलीज कर देंगे? -H2O, मतलब ये क्या देगा H2O, और साथ में क्या बचेगा CH3 H2O चला गया, बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड O नहीं, डबल बॉन्ड CH2। सो ये एल्डिहाइड कीटोन बनने का प्रोसेस, इट इज डिहाइड्रोजिनेशन, जो प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर रिमूव हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। इज दिस क्लियर? समझ आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है, फाइन। सो दिस इज अबाउट एल्कोहल। एल्कोहल में एक और प्रोसेस है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, वो काफी लंबा प्रोसेस है, इट विल टेक एटलीस्ट 15-20 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस। तो कल हम उसी से ही शुरू करेंगे, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस। तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल जो है वो रिएक्ट करती है बाय अ प्रोसेस, बाय अ रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहल का जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फाइन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान से समझना आपने। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वी हैव दिस फिनोल मॉलिक्यूल, और इस फिनोल मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है, हम इसमें ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहे हैं।
और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन। आप ब्रोमिनेशन हेलोएल्केन में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस केस में ब्रोमिनेशन के फंडे के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस केस में वाटर यूज करते हैं, कई जगह इसको एक्वस लिखा होगा, या आप यूज करते हैं इसमें CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। वाटर है तो पोलर सॉल्वेंट है, CS2 है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो आपके पास पोलर और नॉन पोलर कोई भी सॉल्वेंट यूज कर लो, पानी की बजाय कोई भी पोलर सॉल्वेंट यूज कर लो, नॉन पोलर में CS2 के अलावा कुछ भी यूज कर लो, CCl4 यूज कर लो, डजंट मैटर। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, कुछ भी हो, नॉन पोलर है तो सेम रिएक्शन होगा। पोलर मीडियम में ब्रोमीन डिसोसिएट बड़ा ज्यादा करेगा, ब्रेक कर जाता है। मीडियम पोलर होगा तो ब्रोमीन टूटेगा, बड़े आराम से टूटेगा, बड़े आराम से टूटेगा, यानी कि बहुत ज्यादा Br पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। जब ज्यादा Br पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे तो ये जो OH है ना, OH, अगर फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आती है, ये हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आती है। ये हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज व्हाई, ठीक है फाइन। ये क्यों आ रही है, इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि OH इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर, ठीक है फाइन। जो OH है दैट इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर, बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर होती है इसकी। दो ग्रुप्स हैं जो हाईली एक्टिवेटिंग है, याद रखना। एक अभी करवा दिया जिसको बोलते हैं फिनोल, एक मैं बाद में कराऊंगा जिसको बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 होगा, वो भी हाईली एक्टिवेटिंग है। समझ आ गई बात? उसमें भी ऐसा ही होगा जैसा मैं अभी बता रहा हूँ। हाईली एक्टिवेटिंग होने के कारण पोलर मीडियम में तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, इस तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, सारी पोजीशन को ब्रोमीन ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो एक Br से मिलके इट इज फॉर्मिंग HBr, और बाकी सारे ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे अकोमोडेट हो जा रहे हैं सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन। लेकिन अगर आप नॉन पोलर मीडियम यूज करते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो एक ब्रोमीन ऑर्थो पे आ जाएगा और वो एक ब्रोमीन पैरा पे आ जाएगा। और आपको हमेशा पता है पैरा इज ऑलवेज अ मेजर। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, समझ आ गई? तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, एक्वस ट्राई सब्स्टिट्यूशन, नॉन एक्वस नॉन पोलर मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन एक ऑर्थो और एक पैरा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? नाउ अगर यही रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से करते हैं HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो इस केस में दिस इज OH एंड दिस इज NO, नाइट्रिक एसिड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। इसमें फिर कंडीशंस वही, क्या कंडीशन? अगर हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रो NO2 बहुत ज्यादा मिलेंगे। नाइट्रिक एसिड समझ गए ना, ये OH H से मिलके क्या रिलीज कर देगा? H2O। ये हमने नाइट्रेशन में हेलोएल्केन में भी किया, हेलोरीन में भी किया है कि OH और H मिलके वाटर रिलीज। मैंने कहा था उसमें भी जब भी यूज होगा आपको समझना पड़ेगा, नाइट्रेशन में NO2 और वाटर मिलेगा, हेलोजिनेशन में क्लोरीन और HCl रिलीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, वही सेम चीज। तो अगर आप इस केस में नाइट्रो ग्रुप यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड है, तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन है ऑर्थो और पैरा पे सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूट हो गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2, एक NO2 यहाँ पे और एक NO2 यहाँ पे। इसको शायद आपको याद हो, हमने पढ़ा है, इट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो ट्राई नाइट्रोफिनोल। और अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई होगी, यानी कि एक NO2 ऑर्थो पे आ जाएगा और एक NO2 इट विल कम एट पैरा पोजीशन। सो इस केस में मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है जब हम बात करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है जब हम बात करते हैं डाइल्यूट की, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है जब हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सब? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। इसी तरह का एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? HOSO3H, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। Is that clear to all? Fine. Obviously H और OH मिलके क्या रिलीज कर देंगे? H2O। इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं हो सकती, नो ट्राई सब्स्टिट्यूशन, नेवर एवर। पर इसमें टेम्परेचर का इंपैक्ट होता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट डिफरेंट है, अगर लो टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट डिफरेंट है। समझ आ गई? हाई टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी देखते हैं, हाई टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है फाइन। इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है फाइन, दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और लो टेम्परेचर पे रिएक्टिविटी देखते हैं, लो टेम्परेचर पे हम देखते हैं रिएक्टिविटी।
और इसको बोलते हैं काइनेटिक्स, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है फाइन। तो स्टेबिलिटी देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा में से कौन स्टेबल है, अभी बताया पैरा, तो यहाँ पे SO3H कहाँ आ जाएगा, पैरा पे। और अगर हम लो टेम्परेचर देखते हैं तो रिएक्टिविटी देखते हैं, तो OH की ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, SO। तो लो टेम्परेचर पे SO3H, हाई टेम्परेचर पे पैरा, लो पे ऑर्थो, हाई टेम्परेचर पे पैरा। दिस इज क्लियर टू, दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी। कोई डाउट है पूछ सकते हो, एनी डाउट यू कैन आस्क।